दोस्तों इंडिया का यूके टूर सिर्फ एक टूर नहीं था, एक लर्निंग लेसन था। लिटरली मेरे दोस्तों इस टूर पर इंडिया ने 10 मैचेस खेले जिसमें से 8 मैच इंडिया हारी है, एक नो रिजल्ट रहा है और सिर्फ एक मैच इंडिया जीती है। इस टूर पर इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों एक्सपोज हो गई हैं। जिस हिसाब से हम अनुमान लगा रहे थे ना कि वर्ल्ड चैंपियंस टी20 खेलने जा रही है यूके में, इंग्लैंड को तोड़ेगी, आयरलैंड को तोड़ेगी, भाइयों दोनों टीमों ने मिलकर इंडिया को तोड़ दिया। इस बार इंडिया के प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे, इंडिया का प्रॉपर बैलेंस नहीं दिख रहा था, इंडिया एज अ टीम एक यूनिट नहीं दिख रही थी। अगर बैटिंग अच्छी हो रही थी इस बार तो बॉलिंग में हग रहे थे, बॉलिंग अच्छी हो रही थी तो फील्डिंग में हग रहे थे, फील्डिंग अच्छी हो रही थी तो बैटिंग में हग रहे थे। कुछ ना कुछ चल ही रहा था इंडिया के साथ। तुम खुद सोचो, एक टूर जहां पे इंडियन टीम जो बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीत कर आ रही है, वो लगातार 2 टी20 सीरीज हार जाए और वो भी व्हाइट वॉश हो जाए फ्रॉम आयरलैंड एंड इंग्लैंड। ये दो ऐसी टीमें जिन पर इंडिया ने हमेशा अपना दबाव बना के रखा है। लिटरली मेरे दोस्तों आयरलैंड और इंग्लैंड को तो कभी जीने नहीं दिया टी20 में, फिर भी वर्ल्ड चैंपियंस बनने के राइट बाद इंडिया आयरलैंड और इंग्लैंड से भाई व्हाइट वॉश हो गई। ये तो कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों, 16 कंसेक्यूटिव टी20 सीरीज विन के बाद इंडिया ने टी20 सीरीज हारी इस टूर पे लगातार 2 बार। टी20 तो चलो हम समझ सकते हैं कि नया कप्तान था, नई टीम थी, नई अप्रोच थी, राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप एक नया बैलेंस ढूंढ रही थी टीम। बट ओडीआई में भी कुछ उखाड़ नहीं पाई इंडियन टीम। 1.5 साल बचा सिर्फ मेरे दोस्तों ओडीआई वर्ल्ड कप में, और 1.5 साल के गैप में इंडिया की अभी टीम सॉर्टेड नहीं है। लिटरली 2-3 दिन पहले ही ऐसी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और युवराज सिंह का इंटरव्यू मेरे सामने आया, जिसमें युवराज सिंह बोल रहे थे कि जब हम 2011 की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, सब प्लेयर्स को 30-35 वनडे खेलते हुए हो गए थे और उनको पता था उनको जहां पर खेलना है उनका क्या रोल रहेगा। इस टीम में जितना लैक ऑफ एक्सपीरियंस दिख रहा है ना मेरे दोस्तों, मेरे को नहीं लगता 1.5 साल के टाइम स्पैन में ये टीम कवर कर पाएगी। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एक इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन टीम वर्ल्ड कप में जाए, साउथ अफ्रीका में जाए, जहां पे बाउंस और स्विंग इस तरह होता है कि उसको इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मिक्सचर बोला जाता है। इंडियन टीम कहां पर स्टैंड करती है ना, ये हमें पता चल गया इस टूर के बाद। लिटरली मेरे दोस्तों बॉलिंग में कोलैप्स, बैटिंग में कोलैप्स, हर बार कोलैप्स दिखने को मिला है। ओडीआई सीरीज में भी पहला मैच जीतने के बाद इतना बढ़िया मोमेंटम था कि जीत जाते दूसरा मैच और एक सीरीज तो इस टूर से लेकर जाते, पर दूसरे मैच में बैटिंग ने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करा और तीसरे मैच में तो बॉलर्स ने ऐसी ऐसी तैसी करवाई है ना कि मेरे दोस्तों 380 का पहाड़ जैसा टोटल लगवा दिया बोर्ड पे, जिसको चेस करने में बैट्समैन की बुन फट गई। लॉर्ड्स वाले डिसाइडर मैच से पहले सीरीज इवन चल रही थी, पर मेरे दोस्तों जिस हिसाब का प्रेशर इंडियन टीम डील कर रही थी ना अपने साथ, मेरे को लग रहा था एक डिसएडवांटेज के साथ उतरी थी इस मैच में। इस मैच से पहले एक तो पता नहीं कौन सी अफवाह फैल गई थी कि रोहित शर्मा इस मैच में रिटायर होने वाले हैं, जिस वजह से रोहित के ऊपर भी बेखाम का प्रेशर था। पूरे देश में कंगी आ गई थी, पूरे देश का हर एक रोहित शर्मा फैन आवाज उठा रहा था कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। पूरे देश में पता नहीं ऐसी कौन सी यूनिटी आ गई थी कि रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की न्यूज खुद सेक्रेटरी ने आके डिक्लाइन करी है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब चिल करो। जिस लेवल का प्रेशर इस न्यूज की वजह से रोहित शर्मा पे होगा ना मेरे दोस्तों, उसको तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने इस न्यूज को टैकल करा, इस सिचुएशन को टैकल करा, दैट वाज फकिंग अमेजिंग। उसने उन सब हेटर्स का मुंह बंद करवा दिया जो उसकी रिटायरमेंट की प्लानिंग्स बना रहे थे, उन सब सेलेक्टर्स का मुंह बंद करवा दिया, उन सब कोचेस का मुंह बंद करवा दिया। रोहित शर्मा ने 100 बनाकर 3 ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए जिसको तोड़ने में लोगों की उम्र बीत गई। मेरे दोस्तों रोहित शर्मा 100 बनाकर फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर बन गए जिसने 39 की एज में 100 मारी इंडिया के लिए। रोहित शर्मा 100 बनाकर फर्स्ट एवर बैट्समैन बन गए जिसने इंडिया के लिए 100 मारी है एट लॉर्ड्स। ये 100 मारकर ना रोहित शर्मा ने अपने पूरे करियर की, अपनी पूरी जर्नी की इज्जत बचाई है। रोहित का साथ दिया कंसिस्टेंट शुभमन गिल और विराट कोहली ने, जहां पे शुभमन गिल ने 77 बनाए और किंग कोहली ने अपना 74 रन का कंट्रीब्यूशन दिया। लिटरली ये टॉप 3 प्लेयर्स ना इंडियन बैटिंग यूनिट की बैकबोन बन चुके हैं। पर मेरे दोस्तों सिलेक्टर्स और कोच तो ऐसा बिल्कुल देख ही नहीं रहे, इसको पूरा ऑपोजिट वे में देख रहे हैं। जिस हिसाब से अफवाहें फैल रही है, जिस हिसाब से टीम में चेंजेस हो रही हैं, मेरे को तो लगता है अगरकर और गंभीर ये चाहते हैं कि टॉप 3 में से रोहित शर्मा और विराट कोहली तो बाहर हो ही जाएं किसी ना किसी तरह। इतनी बेहतरीन, इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के बाद भी गौतम गंभीर ये चाहता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा सबसे पहले बाहर हो। मतलब गंभीर और अगरकर ये इमेजिन कर रहे हैं कि इंडियन टीम इन दोनों प्लेयर्स के बगैर वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। मतलब तुम सोच भी कैसे सकते हो? जैसा कि मैंने बताया साउथ अफ्रीका, जहां पे बाउंस भी होता है और स्विंग भी होता है, इस जगह पर तुम एक इनएक्सपीरियंस बैटिंग यूनिट लेके जाओगे? क्या तुम एक टीम इमेजिन कर सकते हो विदाउट कोहली एंड रोहित शर्मा? ये दोनों प्लेयर्स सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं लाते अपने साथ, ये दोनों प्लेयर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लाते हैं, ये दोनों प्लेयर्स कंट्रीब्यूशन लाते हैं जहां पर टीम कोलैप्स करती है, ये दोनों प्लेयर्स उस मैच में अपना जलवा दिखाते हैं जहां पे पूरी टीम के हव्वेट आउट हो जाते हैं। बेखाम के एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है गंभीर, बेखाम के। लिटरली दोस्तों जब से रोहित शर्मा ने ओडीआई की कप्तानी छोड़ी है ना, 42 की एवरेज से रन बनाए
बनाए हैं 42 की, ऑस्ट्रेलिया में जाकर 100 मारी है और वर्सेस इंग्लैंड आखिरी मैच लॉर्ड्स पे भी 100 मार दी। अगर इसको भी बेकार परफॉर्मेंस बोलोगे, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बोलोगे तो कैसे चलेगा। मेरे दोस्तों अफगानिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट फ्लॉप हो रहा है रोहित शर्मा, पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के साथ रन बना रहा है। तुम इंपॉर्टेंस देखो मैचेस की, जहां पे सीरीज डिसाइडर है, जहां पे टीम डू और डाई सिचुएशंस पर है, वहां पर आके विराट कोहली और रोहित शर्मा रन बना रहे हैं। और इन प्लेयर्स पे तुम क्वेश्चन उठा रहे हो कि क्या तुम इनके बगैर 2027 वर्ल्ड कप में जा सकते हो। मेरे दोस्तों हम ये सोचना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं देख रहे। जिस लेवल का एक्सपीरियंस इन दोनों के पास है साउथ अफ्रीकन विकेट्स पर, मेरे को नहीं लगता अभी इंडियन टीम में किसी भी प्लेयर के पास है। मैं मानता हूं राहुल, अय्यर, ये सारे प्लेयर साउथ अफ्रीका में खेल चुके हैं, पर मेरे दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा उन बैट्समैन में से हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके डोमिनेट करा है। 2018 वाला विराट कोहली का टूर साउथ अफ्रीका में तुम्हें याद होगा। 2018 वाले साउथ अफ्रीका टूर में 12 इनिंग्स में, मात्र 12 इनिंग्स में 844 रन बनाए थे विराट कोहली ने। लिटरली मेरे दोस्तों 93 की एवरेज से बैटिंग करी थी अक्रॉस फॉर्मेट, और ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ पागल बंदे कर सकते हैं, पागल। और विराट कोहली पागल बंदा है। साउथ अफ्रीका में जाकर ना पागल हो जाता है विराट कोहली, और लिटरली गंभीर सोच रहा है कि विराट के बगैर हम वर्ल्ड कप खेलने जा सकते हैं, वो भी साउथ अफ्रीका में। मतलब चूचू वाली हरकतें तो करनी है, किसी ना किसी वे में दिखाना है हम कितने जेलस हैं इस प्लेयर से। अटैक सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली पे नहीं हो रहा, बल्कि इंडियन टीम के सीनियर मोस्ट बॉलर्स पर भी हो रहा है। सीनियर मोस्ट बॉलर्स जिन्होंने कभी गंदी परफॉर्मेंस नहीं दी, उनको टीम से कंसिस्टेंटली इग्नोर किया गया, उनको टीम में कभी भी परमानेंट मेंबर समझा ही नहीं गया। मेरे दोस्तों जिस लेवल का कंट्रीब्यूशन विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने बल्ले से देते हैं ना, उस लेवल का ही कंट्रीब्यूशन मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद सिराज बॉल से देते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में बुमराह, शामी और सिराज के ट्रायो ने जो बुंड फाड़ी थी ना टीमों की, लिटरली इतना खौफ बना दिया था कि कोई भी टीम खड़ी नहीं हो पा रही थी विकेट पर। श्रीलंका जैसी टीम के तो धागे उधेड़ दिए थे, मैच ऐसे खत्म कर रहे थे जैसे 10-10 ओवर के सेट मैच खेल रहे हैं। पर फिर भी इन तगड़े लेवल के बॉलर्स को इग्नोर किया जा रहा है और प्रेफरेंस दी जा रही है नए बॉलर्स को। मैं ये नहीं कह रहा कि नए बॉलर्स के पास टैलेंट नहीं है या फिर परफॉर्मेंस करने लायक स्किल नहीं है, पर इंडिया जैसी टीम में जो वर्ल्ड कप का एम कर रही है, वो भी साउथ अफ्रीका में, इन प्लेयर्स को सिर्फ 1.5 साल पहले वर्ल्ड कप के चांस देना इज नॉट द थिंग वी वांट। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीम्स इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो अपने बॉलर्स को पूरे 4 साल का टाइम स्पेन देती है प्रिपेयर होने के लिए। नया बॉलर आता है तो उसको पूरा मौका मिलता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। और इधर 1.5 साल पहले वर्ल्ड कप के, सिर्फ 1.5 साल पहले 2 नए बॉलर्स का डेब्यू कराकर उनको मेन स्ट्रीम बॉलर बना दिया इंडिया का। इनके साथ इनका सीनियर मोस्ट बॉलर पता है तुम्हें कौन है, जिनसे ये एडवाइस लेंगे, वो है मेरे दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा। खुद आज तक कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जिस हिसाब से वो इंडियन टीम में इतने रेगुलर टाइम से खेल रहा है। उससे जाके एडवाइस लेंगे गुरनूर बरार और प्रिंस यादव, अगर उनकी बॉलिंग में कुछ खराबी आती है। एडवाइस भी ऐसी लेंगे कि और बॉलिंग खराब हो जाएगी। जिस हिसाब से नए बॉलर्स को प्रेफर किया जा रहा है ओवर द सीनियर मोस्ट बॉलर्स, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, स्किल भी है और परफॉर्मेंस करने वाली बात भी है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। मतलब गंभीर और अगरकर सिर्फ अपनी मनमानी चला रहे हैं, सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर्स को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो प्लेयर्स इंडिया को लिटरली कप जिता सकते हैं उनको कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। मेरे दोस्तों शामी, सिराज, बुमराह और भुवनेश्वर जैसे बॉलिंग लाइनअप के साथ अगर इंडिया वर्ल्ड कप खेलने होती है 2027 में, तो सामने वाली टीम ना अपने आप गोडे टेक देगी। ये तो चलो मीडियम पेसर्स हैं, पर स्पिनर्स को भी बख्शा नहीं जा रहा। जडेजा को तो कंप्लीटली साइडलाइन कर ही दिया है, पर जो टीम में प्लेयर बैठा है कुलदीप यादव, जो इंडिया का 2023 वर्ल्ड कप में ट्रम्प कार्ड था, उसको भी कंप्लीट इग्नोर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी तीसरा वनडे देखा होगा ना, उन सबको पता है कि स्पिनर्स को कितनी मदद मिल रही थी उस विकेट पे। इंग्लैंड ने अपने 3 स्पिनर्स खिलाए और तीनों को इतनी बेहतरीन मदद मिल रही थी कि इंडियन बैटर्स कंप्लीटली फंसे हुए थे। और ऐसी विकेट्स पे जहां पर स्पिनर्स को इतनी मदद मिल रही है, वहां पर इंडिया सिर्फ एक स्पिनर के साथ उतरी है, अक्षर पटेल के साथ। कुलदीप यादव, जिसने इंडिया के लिए लगातार परफॉर्मेंस दी है, कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दी है जहां पर इंडिया को 1 साइडेड मैच जिताया, फिर भी उसको खिलाया नहीं जा रहा है एक स्पिन विकेट पे। मतलब सिलेक्शन ऑफ स्क्वाड में तो दिक्कत हो ही रही है, पर सिलेक्शन ऑफ टीम, उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे उन प्लेयर्स की जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे और टीम में होने चाहिए, पर जो प्लेयर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनको बेफजूल का बेंच कर इंडियन टीम अपनी स्ट्रेंथ बाहर फेंक रही है। इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स डकेट और बेथेल दोनों लेफ्टी है मेरे दोस्त, और अगर तीसरे वनडे में कुलदीप यादव का ऑप्शन होता, लेफ्टी के सामने अगर लगातार कुलदीप ओवर फेंकता, तो 100% मेरे दोस्तों इन दोनों में से एक की विकेट तो जरूर मिलती जल्दी, और साथ में 380 जैसा पहाड़ टोटल खड़ा नहीं होता। कितना क्लियर है कि कितनी ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है,
इतने सारे प्लेयर्स को। अगर तुम तीसरे वनडे की स्कोर देखोगे ना तो 7 नंबर पे इंडिया की बैटिंग खत्म हो जाती है और 8वें पे अर्शदीप बैटिंग करने आ रहा है। तो अगर तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि 8वें नंबर का प्लेयर तुम्हारे लिए बैटिंग करे तो क्या तुम कुलदीप यादव को नहीं खिला सकते उस मैच में? सिंपल सी बात है, अगर इंडियन टीम ने अपने दिमाग में ये बिठा लिया है कि 8वें नंबर पर एक नॉन बैट्समैन आएगा तो क्या वो नॉन बैट्समैन कुलदीप यादव नहीं हो सकता जो बॉलिंग में तुम्हारे लिए विकेट निकाल के इतनी मदद दे सकता है? मेरे दोस्तों, दो लेफ्टीज ने इंडिया के अगेंस्ट 192 रन की पार्टनरशिप ठोक दी, वो भी ओपनिंग पार्टनरशिप। अगर कुलदीप यादव का एडिशन इस थर्ड ओडीआई में होता ना मेरे दोस्तों, 100% कोई ना कोई लेफ्टी जल्दी आउट होता और इंग्लैंड का स्कोर इतना नहीं बनता। कुलदीप यादव के होने से ना कम से कम 50-60 रन का फर्क आ सकता था। शुभमन गिल खुद आकर इंटरव्यू में बोल रहा है कि इतनी अच्छी बैटिंग होने के बावजूद इंडिया लगातार मैच हार रही है, कुछ तो मिसिंग है। लिटरली उसको भी लगता है कि टीम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिसिंग है जो इंडिया को जीत नहीं दिला पा रहा। शुभमन गिल का काम आसान हो जाएगा अगर वो ये वीडियो देख लेगा। मेरे दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर में जो कमी आ रही है ना इंडिया की, उससे बड़ी कमी इंडिया की टीम में अभी कोई नहीं दिख रही। ये टीम हर चीज के केपेबल है, ये बैटिंग भी कर लेगी, बॉलिंग भी कर लेगी, फील्डिंग भी कर लेगी, पर अगर टीम की सिलेक्शन ढंग से नहीं होगी ना, ये टीम कुछ भी नहीं कर पाएगी जो इस टूर पे हमें दिखा। चाहे तुम T20 ले लो, चाहे तुम वनडे ले लो, दोनों फॉर्मेट में इंडिया पिलती हुई दिखी है क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत बड़ी कमी थी। T20s में प्रसिद्ध कृष्ण और वॉशिंगटन सुंदर को बार बार मौका मिल रहा है, इतनी गंदी परफॉर्मेंस देने के बाद उनको वापस टीम में डाला जा रहा है। ओडीआईस में वॉशिंगटन सुंदर को केएल राहुल के ऊपर बैटिंग मिल रही है, दूसरे मैच में केएल राहुल को बाहर कर दिया ये बोलकर कि वो सिक है, उसकी जगह ईशान किशन की एंट्री होती है। केएल राहुल 5 नंबर पे खेलता है मेरे दोस्तों, तो इसका सिंपल मीनिंग बनता है कि ईशान किशन को भी 5 नंबर पर खेलना चाहिए, पर ये चीज नहीं हुई। ईशान किशन को नंबर 4 पर खिलाकर श्रेयस अय्यर का डाउन नीचे कर दिया। मतलब ईशान किशन तो नंबर 4 पे भी कंपैटिबल नहीं है, वो तो एज एन ओपनर खेलता है ना, तो नंबर 4 पे अगर वो खेलेगा तो उसको ऐसी क्या मदद मिल जाएगी? पर नहीं, नंबर 4 पर खिलाकर श्रेयस अय्यर का डाउन बिगाड़ दिया। अब आती है तीसरे वनडे की बारी। ईशान किशन तो नंबर 4 पे खेला ही, श्रेयस अय्यर को वापस नंबर 5 पे बैटिंग मिली और केएल राहुल को जो नंबर 5 पे खेलता है उसको नंबर 6 पे बैटिंग मिली। मतलब इतनी कंसिस्टेंट चेंजेस इन बैटिंग ऑर्डर और एक अनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप को खिलाना इतनी बेहतरीन पैक टीम के अगेंस्ट इज नॉट द थिंग वी वांट फ्रॉम इंडियन टीम। मेरे दोस्तों, सिलेक्शन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ में एक साथ एक टाइम पर गड़बड़ हो रही है और अगर ये चलती रही ना 2027 का मिशन हमारा कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा। 2027 का वर्ल्ड कप इस बॉलिंग लाइनअप के साथ और इस सिलेक्शन, इस प्लानिंग के साथ तो हम नहीं जीत सकते। मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो, इस वीडियो के पॉइंट्स तुम्हें जरा से भी वैलिड लगे हो ना, तो जल्दी जल्दी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर कर दो जितना हो सकता है और लाइक भी कर दो, सब कुछ कर दो मेरे दोस्तों।